इस वीडियो में हम प्लांट बेस्ड डाइट या वीगन डाइट के बारे में बेसिक जानकारी समझेंगे कि हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे हम एक लंबे समय तक स्वस्थ वीगन बने रह सकते हैं। इसके लिए मैं आपसे एक सर्टिफाइड हेल्थ कोच के व्यूज और कुछ साइंटिफिक स्टडीज भी शेयर करूंगा। Vitamin B12, deficiency of vitamin D, iron deficiency anemia. you could very well be an unhealthy vegan. वीगन होना केवल अपना खाना बदल देने से बड़ी बात है, उसकी बात मैं कर चुका हूँ, लेकिन खासतौर पर वीगन डाइट को लेकर लोगों के मन में ये बना रहता है कि यार अगर आपने मांस, अंडे, दूध वगैरह को छोड़ दिया तो आपको कुपोषण हो जाएगा, आप में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। ये बात आधी सच है। असल में न्यूट्रिएंट्स की कमी होना एक आम बात है और ये किसी भी डाइट में हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर भारत की बात करें तो 80% लोगों को प्रोटीन की कमी है और 76% लोग विटामिन डी डेफिशिएंट है, 47% विटामिन B12 के डेफिशिएंट है और आधी से ज़्यादा महिलाओं को एनीमिया है। तो सिर्फ इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप मांस, अंडे और दूध वगैरह खाते हो या नहीं, फर्क इससे पड़ता है कि आपकी बाकी की ओवरऑल डाइट कितनी हेल्दी है। खासकर हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ तो सभी को अपनी सेहत पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वीगन्स तो मुश्किल से 1% है। तो ये भयानक नंबर्स केवल उनके नहीं हो सकते। अब वीगन लोग आमतौर पे गलती ये करते हैं कि उन्होंने कोई वीडियो देख लिया, कहीं आर्टिकल पढ़ लिया, कहीं न्यूज़ में पढ़ लिया, किसी दोस्त वगैरह ने बता दिया, तो वो एनिमल प्रोडक्ट्स को छोड़ तो देते हैं, लेकिन फिर उन एनिमल प्रोडक्ट्स को छोड़कर अपनी डाइट की ज़रूरतों पर विचार बिल्कुल नहीं करता है। डाइट कोई भी हो, आपको अपनी बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स का थोड़ा बहुत ख्याल तो रखना ही होगा। इससे पहले कि हम वीगन डाइट की बात करें, न्यूट्रिएंट्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर को बड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए, इसमें आ जाते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। अगर आपको न्यूट्रिशन के बारे में कुछ नहीं पता है तो भी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम केवल उन्हीं बेसिक चीज़ों की चर्चा करेंगे जो आपकी सेहत बनाने के लिए आपको पता होना ज़रूरी है। और वीडियो के अंत में मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात बताऊंगा जो इस सबको समझना और भी आसान कर देगी। अगर हम उन न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट बनाएं जिनका हमें एक वीगन डाइट में ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, तो वो होंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। एक एक करके इन सभी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की, जिसको वीगन डाइट में एक बड़ी समस्या की तरह बताया जाता है कि अगर मांस नहीं खाया तो प्रोटीन नहीं मिलेगा। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड से बना होता है और हमारे शरीर को 20 तरह के अमीनो एसिड्स की आवश्यकता होती है, जिसमें से 9 वो खुद से नहीं बना पाता और इसलिए उन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। इन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को हमें अपने भोजन से ही लेना होता है। अब मजेदार बात यह है कि दुनिया भर का सारा प्रोटीन केवल पौधे ही बनाता है। जिस जानवर को मारकर हम खा रहे हैं उसने भी कभी पौधे खाए थे, तभी उसके शरीर में वो प्रोटीन आया है। जाहिर सी बात है, हर पौधे में सारे 9 अमीनो एसिड्स होते हैं, बस वो थोड़ी कम ज्यादा मात्रा में हो सकता है। इसका मतलब है किसी एक पौधे में कोई एक अमीनो एसिड कम हो सकता है तो किसी में कोई दूसरा कम हो सकता है। जब जिस चीज को हम खाते हैं उसके अमीनो एसिड्स हमारे शरीर के अमीनो एसिड्स से मेल खाते हैं, हमारा शरीर उसका मेटाबॉलिज्म जल्दी कर लेता है, सिंथेसाइज कर लेता है उसको आसानी से। क्योंकि हमारे शरीर के प्रोटीन, हम भी जानवरों की श्रेणी में ही हम भी आते हैं, पढ़े लिखे जानवर। वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन हमारे शरीर के प्रोटीन से इतना मेल नहीं खाता है, इसलिए मीट, मच्छी, अंडे, इनसे मिलने वाले प्रोटीन को सुपीरियर क्वालिटी कहा जाता है। लेकिन जब हम 2 इनकम्प्लीट प्रोटीन्स को मिलाकर खाते हैं, यानी चावल हो गया, उसके साथ हमने दाल खाई, राजमा खाया या सलाद खाया, सब्जियां खाई, या फिर आपने रोटी खाई उसके साथ दाल, सलाद, राजमा, ये सारी चीजें खाई, तो इनको आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी 2 इनकम्प्लीट अमीनो एसिड्स को साथ मिलाकर उसको एक कंप्लीट प्रोटीन बना रहे हैं। और ये चलन तो हमारे देश में सदियों से है। हम चावल के साथ क्या खाते हैं? दाल खाते हैं, राजमा खाते हैं, चने खाते हैं, छोले खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। आपने 2 चीजों को साथ में मिलाकर उसको एक कंप्लीट प्रोटीन बना लिया। तो इसलिए ये थ्योरी कि भाई पशु से प्राप्त प्रोटीन सुपीरियर क्वालिटी का है और पौध जगत से प्राप्त प्रोटीन इंफीरियर क्वालिटी का है, ये भी गलत है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की रिकमेंडेशन के मुताबिक आपको उतने ग्राम प्रोटीन की जरूरत है जितने किलो में आपका वजन है। उदाहरण के लिए अगर आपका वजन 65 किलो का है तो आपको लगभग 65 ग्राम प्रोटीन रोज खाना चाहिए। बहुत सारे वीगन फूड सोर्सेज में काफी अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, जैसे सोयाबीन, दालें, चना, राजमा, मूंगफली और भी कई सोर्सेज आपकी स्क्रीन पर हैं। इन्हें खाकर हम अपनी प्रोटीन की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं।
अगर कैल्शियम की बात करें तो माना जाता है कि कैल्शियम का डेयरी और डेयरी के प्रोडक्ट्स के अलावा कोई अच्छा सोर्स नहीं है, लेकिन ये धारणा पूरे तरीके से गलत है कि दूध के अलावा कैल्शियम के कोई भी अच्छे वीगन सोर्सेज नहीं है। कई सारे पौधों में दूध से कहीं ज्यादा कैल्शियम होता है, जिन्हें खाकर आप अपनी कैल्शियम की जरूरत को आसानी से पूरा कर सकते हो। कैल्शियम को आपने अपने शरीर में सलाद, फल, हरी पत्तियां, इन सब में कैल्शियम मौजूद है। सबसे ज्यादा कैल्शियम तिल में है, और तिल हमारे देश में बहुतायत में आता है। सफेद तिल नहीं, जो बिल्कुल एकदम प्रोसेस्ड है, या तो काला तिल या फिर ब्राउन कलर का एक होता है अनप्रोसेस्ड तिल। लड्डू बनाकर खाइए, आप रोज एक एक तिल के लड्डू खाइए। 100 ग्राम तिल में 1160 मिलीग्राम तक आपको कैल्शियम मिल जाएगा। क्यों चाहिए आपको इससे ज्यादा कैल्शियम? तिल के अलावा भी कई सारे प्लांट फूड्स है जिनमें ढेर सारा कैल्शियम मिल जाता है, जैसे सोया प्रोडक्ट्स, रागी, बादाम, चने, चिया सीड्स और कुछ सब्जियां जैसे पालक, भिंडी और भी सोर्सेज आपकी स्क्रीन पर हैं। रिकमेंडेशंस कहती हैं कि एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग को लगभग 800 मिलीग्राम कैल्शियम रोज कंज्यूम करना चाहिए। विटामिन डी की बात कैल्शियम के साथ ही करना जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। विटामिन डी का एक बहुत आसान स्रोत है सनलाइट, सूरज की रोशनी। मांस और अंडे वगैरह में भी विटामिन डी होता है, लेकिन आमतौर पर भोजन से उसकी पूर्ति कर पाना मुश्किल होता है। दोस्तों, हम अगर अपने शरीर को, सिर्फ हाथ को भी इस तरह से बिना कोई क्रीम या लोशन लगाए, चेहरे पर भी बिना कोई क्रीम या लोशन लगाए, अगर हम धूप में रहते हैं, रोज 15-20 मिनट, आधा घंटा, हमारा शरीर D3 बना लेता है। जब शरीर बनाता है तब D3 एक्सेस में भी नहीं। अगर D3 शरीर में कम है तो आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, क्योंकि D3 कम होगा तो कैल्शियम भी अब्जॉर्ब नहीं होगा। कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा, आपको ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया वगैरह कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं, और कुछ तरीके के कैंसर तक आ जाते हैं D3 की कमी की वजह से। हमारे देश में धूप की कमी ही नहीं है। आप कोशिश करें कि बच्चों के शरीर में D3 की अक्सर कमी नहीं पाई जाती, क्योंकि बच्चे अक्सर स्कूल में धूप में सब खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। हम जो बड़े हैं, हमारे शरीर में कम पड़ जाता है। खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको ज्यादा D3 चाहिए होता है। आपके घर में कोई बुजुर्ग भी है, उसको कुछ देर सर्दी में धूप में बिता दीजिए। एक मनुष्य को रोज कम से कम 600 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी की जरूरत होती है। अब या तो आप इसे सनलाइट से प्राप्त कर सकते हो, या फिर अगर आप मेरी तरह दिन भर घर में ही पड़े रहते हो तो आपको इसका सप्लीमेंट ले लेना चाहिए। और मैं आलसी हूँ ऑब्वियसली, इसीलिए तो ज्यादा बाहर नहीं निकलता, पर मुझे जो तरीका पसंद है वो है 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स की एक कैप्सूल हर महीने ले लेने का। अगर आपका विटामिन डी लेवल कम है तो आप अगले कुछ हफ्तों तक हर हफ्ते एक कैप्सूल ले सकते हो, और फिर उस लेवल को मेंटेन करने के लिए हर महीने एक कैप्सूल बहुत होती है। महंगा बिल्कुल नहीं है, 10-20 रुपए का एक कैप्सूल आता है। विटामिन B12 वो न्यूट्रिएंट है जिसकी वीगन डाइट में सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी पाई जाती है। B12 आपको मिलता कहाँ से है? क्योंकि इसको बैक्टीरिया और यीस्ट बनाते हैं। आप एक प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, यानी कि आप खेत खलिहान के पास रहते हैं। गाजर मूली किसी के खेत में उगी हुई, कोई नहीं मना करता। आपने निकाला, वहीं धोया, चबाया, आप खा गए। आपने ज्यादा उसकी साफ सफाई नहीं की। B12 अगर आप देखें खाने में, तो फर्मेंटेड खाना, यानी कि वो खाना जिसमें खमीर उठा हुआ है, उसमें B12 बहुत होता है। और अगर डीकेइंग, यानी जो सड़ती हुई चीजें, यानी मांस, मच्छी, दूध वगैरह में B12 होता जरूर है, क्योंकि ये सारी सड़ती हुई चीजें हैं। इसमें B12 आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारी गलत जीवन शैली की वजह से हमारे पेट में कई बार इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनता है। हमारे आंतों की जो इनर लाइनिंग है वो खत्म हो जाती है। जब ये लाइनिंग खत्म हो जाती है तो हमारा शरीर B12 के होते हुए भी उसको जज़्ब नहीं कर पाता। पानी आजकल क्लोरीनेटेड आ रहा है हमारे घरों में। पहले पानी के जरिए भी, जल स्रोतों के जरिए हमें B12 मिला करता था। तो इसकी वजह से भी अब क्लोरीनेटेड वाटर है, उसमें बैक्टीरिया, हर चीज खत्म है। आपने बार बार हाथ धोए, आपके हाथ में सिर्फ कीटाणु ही नहीं है, बहुत फ्रेंडली बैक्टीरिया भी हैं। आपने बार बार धोकर उनको भी खत्म कर लिया। तो ऐसी कई सारी वजह हैं जिनसे कि आपके शरीर में B12 की कमी हो जाएगी। B12 की कमी से आपके शरीर में काफी सारी बीमारियां आ सकती हैं। B12 आपको चाहिए DNA की सिंथेसिस के लिए, अनीमिया से बचने के लिए, यानी खून की कमी और मानसिक बीमारियां। अगर आपके शरीर में B12 कम हो गया तो आपके हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों में आपको झंझनाहट सी महसूस होगी, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होगी, याददाश्त की कमी होगी, आप फोकस नहीं कर सकते, आप बिल्कुल एकदम ऐसे, आपका रिएक्शन टाइम भी लंबा हो जाएगा, तकलीफ होगी आपको। और उसके जो रिपरकशंस हैं, B12 की कमी की जो आपके ऊपर जो इफेक्ट आता है वो इतना भयावह होता है कि इस कमी को ना होने देना ही बहुत ज्यादा अच्छा है। तो B12
ये सारी चीजें करें, ठीक रखें, चेकअप भी करें, साल में एक बार आप खून टेस्ट करा लेते हैं, B12 D3 का टेस्ट बताएं, आपको करके दे देंगे। अगर आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, आपको B12 कम दिखता है, यानी B12 आपके शरीर में 200 से 900 pg/ml होना चाहिए। अगर 400 तक है तो आप ठीक चल रहे हैं, अगर 150 से कम है तो आपके शरीर में B12 बहुत कम है। ऐसे में आपको B12 सप्लीमेंट करना पड़ेगा। 2 तरीके के B12 होते हैं, मिथाइल कोबालामिन और साइनोकोबालामिन। आपको मिथाइल कोबालामिन लेना है क्योंकि आपका शरीर इसी को मेटाबोलाइज कर पाता है, जस्ट कर पाता है। 500 मिलीग्राम 500 mcg B12 आपको ताउम्र लेना पड़ेगा। सप्ताह में आप 2 टैबलेट्स ले लें, बहुत। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, न्यूट्रिशन की बाकी समस्याओं की तरह विटामिन B12 की समस्या भी केवल वीगन लोगों के साथ ही नहीं है। भारत की एक स्टडी बताती है कि 47% लोग भारत में विटामिन B12 के डेफिशिएंट और केवल 26% लोगों के शरीर में पर्याप्त मात्रा में B12 है। अगर आपने वीगन होने का इतना अच्छा निर्णय लिया तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। इसलिए प्लीज विटामिन B12 को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और इसका सप्लीमेंट जरूर दें। ये चीज एक्चुअली इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस पर मैं कुछ समय पहले ही एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने विटामिन B12 के फायदे, उसकी डेफिशिएंसी के नुकसान, पौधों में वो क्यों नहीं मिलता उसका कारण और आपको कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, वो इस सब की बहुत डिटेल में चर्चा की है। प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आयरन की समस्या वीगन डाइट में कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन चूंकि जो वीगन सोर्सेज होते हैं, प्लांट बेस्ड सोर्सेज, उनसे मिलने वाले आयरन का एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम होता है, इसलिए इस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। देखिए, आयरन एक्चुअली 2 तरीके का होता है, हीम आयरन और नॉन हीम आयरन इसको कहा जाता है। हीम आयरन हमें मिलता है मांसाहार, जो कि हमारा शरीर बहुत जल्दी जज्ब भी कर लेता है, क्योंकि हम अमीनो एसिड्स वगैरह, जैसे मैंने पहले बताया, जो सेम होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं। नॉन हीम आयरन लोग मानते हैं कि हमारे शरीर के लिए वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो ठीक से सिंथेसिस उसका नहीं हो पाता है। लेकिन ये जो है, ये एक गलत विचारधारा है। जब हम नॉन हीम आयरन भी खाते हैं तो इयर्स ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि जिस तरीके से मानव का विकास हुआ है, उस विकास के अंदर हमारे शरीर को नॉन हीम आयरन को भी हीम आयरन बना के, जैसे उसको शरीर में उस तरह से सिंथेसिस करना आता है। आपने करना क्या है, आयरन की सप्लीमेंट को कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि सप्लीमेंटल आयरन जो होता है वो सेल्यूलर डीएनए डैमेज करता है हमारे शरीर के अंदर जाके। तो इसलिए अगर डॉक्टर्स आपसे कहते हैं कि आपके शरीर में आयरन कम है, इसलिए अनीमिया हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इस चीज को आप ना माने। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल आपको बताती हूँ, आप उस तरीके से कर सकते हैं। आपका जो अनीमिया आपको बिल्कुल नहीं होगा, आयरन डेफिशिएंसी आपके शरीर में नहीं आएगी। आप जब पालक या फिर जैसे हरी सब्जियां खाते हैं, उसमें आधा नींबू निचोड़ लें। तो जब आप नींबू निचोड़ कर खाते हैं तो आप अपने बॉडी को ट्रिक करते हैं एक तरीके से कि वो ज्यादा उसमें से आयरन सोख लेता है। अब अगर आयरन रिच फूड्स की बात करें तो प्लांट बेस्ड सोर्सेज में दाल, छोले, पालक, कुछ नट्स और सीड्स आ जाएंगे, और भी सोर्सेज आपकी स्क्रीन पर हैं। एक व्यक्ति को रोज कितना आयरन लेना चाहिए वो चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर है। ओमेगा फैटी एसिड्स का मामला थोड़ा सा जटिल है। ये 2 तरह के होते हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। दोस्तों, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 को हम एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं, क्योंकि ये हमें खाने से ही लेना पड़ेगा, ये हमारा शरीर बनाता नहीं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो ये है कि रिफाइंड ऑयल में ओमेगा 6 बहुत ज्यादा होता है। रिफाइंड ऑयल में ओमेगा 6 के ज्यादा होने की वजह से ओमेगा 3 अपने आप घट जाता है। इसका जो रेशियो है वो कितनी मात्रा में होना चाहिए, ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 जो है वो 1:1, या फिर मैक्सिमम अगर जाता है तो 4:1 का होना चाहिए, 4/1। इस अगर मात्रा में ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 का बैलेंस आपके शरीर में नहीं बना, तो आपके शरीर में ओमेगा 6 के ज्यादा होने की वजह से प्रो इन्फ्लेमेटरी, यानी आपके शरीर के अंदर सूजन होना और उसके साथ जो अन्य समस्याएं आती हैं वो सारी आपको आने लगी। ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी सूजन को रोकता है, उनसे धक्के बनाता है, बहुत सारी तरीके से ओमेगा 3 आपकी मदद करता है। अब ओमेगा 6 फैटी एसिड्स तो बहुत आसानी से हमें पौधों में हर जगह मिल जाते हैं, तो उनकी बात करना जरूरी नहीं। लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मुख्य रूप से मछलियां और दूसरे सी एनिमल्स में पाया जाता है, और प्लांट बेस्ड फूड सोर्सेज में इसकी कुछ कमियां हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स 3 प्रकार के होते हैं, ALA, EPA और DHA।
प्लांट सोर्सेज में हमें ALA मिलता है जिसे हमारा शरीर कन्वर्ट करता है EPA और DHA में। लेकिन समस्या ये है कि ALA का EPA और DHA में कन्वर्जन रेट काफ़ी कम होता है और अगर आपकी डाइट में ओमेगा 6 फैटी एसिड ज़्यादा है तो ये कन्वर्जन और कम हो सकता है। इस वीडियो को मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता, इसलिए सीधे सीधे इसका समाधान ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ALA के फूड्स खाने चाहिए जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी मात्रा में हो। फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, चिया सीड्स, अखरोट, सोयाबीन, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे। अब वीगन लोगों को EPA और DHA के सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है या नहीं, या केवल पर्याप्त मात्रा में ALA खाकर ही उनका काम चल जाएगा, इस पर मैं अपनी राय रखूं इससे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं वीडियो में एक एक्सपर्ट के वीडियो की लिंक शेयर कर दूं, जो कि मैंने कर दिया, आप उसे देख सकते हैं। अब आपको हो सकता लग रहा हो भाई तूने तो हर न्यूट्रिएंट का नाम लेकर ही बोल दिया, इसके लिए ये खाओ उसके लिए वो खाओ। ऐसा नहीं है, आप देखोगे कि हर न्यूट्रिएंट में कई सारे फूड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि जो हेल्दी फूड्स है वो तो हेल्दी ही रहेंगे ना। काफी सारे फूड्स है जिनसे आपकी एक से ज्यादा जरूरतें पूरी होती हैं। उदाहरण के लिए चने से आपको प्रोटीन तो मिलेगा ही, आपको कैल्शियम और आयरन भी अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। और सोया प्रोडक्ट्स तो प्रोटीन, कैल्शियम और ओमेगा 3 के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं ही। तो आपको ये अलग अलग तरह के चार्ट्स देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बस वो फूड्स देखना है जो हर जगह ओवरलैप हो रहे हैं, जो काफी हेल्दी हैं, और उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। इसके अलावा वीगन डाइट को मेंटेन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस वीडियो में आपने जो चार्ट्स देखे हैं उनको मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी डाला है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर से बता दूं कि इस वीडियो में मैंने हर चीज की चर्चा केवल ऊपर से की है। अब अगर आपको डिटेल में न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानना है, हीम आयरन, नॉन हीम आयरन, डायस्कोर प्रोटीन का और भी कई सारी चीजें साइंटिफिक स्टडीज के साथ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ वीडियोस की लिंक दी है, आप उन्हें देख सकते हैं। और एक और चैनल में रिकमेंड करना चाहूंगा उन सभी लोगों को जो डिटेल में थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में समझना चाहते हैं, और वो है प्लांट चॉम्पर्स। क्रिस बहुत ही अच्छे और अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं, काफी अंडररेटेड है मेरी तरह, और आपको उनका चैनल देखना चाहिए। इस वीडियो का सार अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें 3 बिंदु आएंगे। पहला, विटामिन B12 का सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर आप नहीं ले रहे हो विटामिन B12 तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। दूसरा, विटामिन D का भी सप्लीमेंट आपको ले ही लेना चाहिए यार, बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, महीने में 1 बार लेना है विटामिन D के लेवल मेंटेन करने के लिए, और हम अधिकतर समय छत के नीचे ही बिताते हैं, सूरज की रोशनी में बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है। और तीसरा, इन अलग अलग चार्ट्स में जो भी फूड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उन फूड्स को अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई भी महंगे वीगन प्रोडक्ट्स खरीदने को नहीं कहा गया है। देखा जाए तो एक वैरायटी से भरा हुआ खाना खाने की बात काफी कॉमन सेंस है, नहीं? और इसके अलावा भी जो बातें दूसरी डाइट्स पर अप्लाई होती है वो तो प्लांट बेस्ड डाइट्स पर अप्लाई होती ही हैं, जैसे जंक फूड मत खाओ, बहुत ज्यादा खाना मत खाओ, वगैरह वगैरह। अब ना मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा खींच रहा हूँ, तो मैं अपनी बात को माइकल पॉलन के प्रसिद्ध 7 शब्दों के नियम के साथ खत्म करता हूँ। The best wisdom we have can be reduced to 7 words. Eat food, not too much, mostly plants.